नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नागेश गाड़ेकर जी से, जो कि बड़ौदा से हैं। बेसिकली वो महाराष्ट्र से हैं। तो आइए बात करते हैं। नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नागेश गाड़ेकर, मैं बड़ौदा से हूँ। वैसे तो मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले से हूँ। वहीं से मैंने मतलब मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। वहीं से मेरा आर्ट का जर्नी भी स्टार्ट हो गया। जैसे कि मतलब आर्ट का जर्नी मतलब इन द सेंस बचपन के खेल खेलते थे हम लोग, जैसे कि कुछ चीज़ें बनाना, ब्रिक्स को कार्व करना। वहीं से फिर मेरा आर्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उसके बाद मैंने ATD के लिए एडमिशन ले लिया। मैंने 2 साल ATD कंप्लीट करके फिर मैं पुणे GD आर्ट के लिए चला गया। वहाँ से मैंने GD आर्ट कंप्लीट किया। GD आर्ट करते समय ही मेरा प्रिंट मेकिंग में रुचि बढ़ने लगा और मैंने वहाँ से प्रिंट मेकिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्क्स किए, ज़्यादातर वुडकट ही किए। और उसके बाद मैं GD आर्ट कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन के लिए भोपाल चला गया, भारत भवन में। वहाँ रह के मैंने कुछ दिन काम किया और उसके बाद प्रिंट मेकिंग में मास्टर्स मैंने नागपुर से कंप्लीट किया। और वहीं पे रह के मैंने 2 साल मास्टर्स में बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क किए, जैसे कि कोलोग्राफ में एक्सपेरिमेंट किया, साइनोटाइप किया। ऐसे अलग अलग टेक्निक में मैंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ शोज़ भी किए, जैसे कि पुणे में हो गया, नागपुर में हो गया। और इसके लिए मुझे HID का स्कॉलरशिप मिला था, उसका बहुत हेल्प हो गया। और उसके बाद फिर मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आके फिर मैंने अपना प्रिंट मेकिंग का जर्नी स्टार्ट रखा। और इसके लिए मुझे 2 लोगों का बहुत हेल्प हुआ शुरू से लेके, जैसे कि कृष्णा रेड्डी और जैक्सन पोलक। कृष्णा रेड्डी के वर्क्स में जो लाइंस होते हैं, वो लाइंस और कलर्स मुझे बहुत पसंद आते थे। उनके विस्कोसिटीज़ बहुत पसंद आते थे। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं तो मुझे लगता था कि मतलब उनके जैसा बनूं। और जो मेरे काम में कुछ इंस्पिरेशन भी है, जो जैक्सन पोलक के काम से आता है। उनके काम में जो फोर्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो कहीं ना कहीं मेरे कामों में भी वो दिख ही जाता है वैसे। तो ऐसा मेरा आर्ट का जर्नी स्टार्ट हो गया। जी नागेश भाई, हम जानना चाहते हैं कि काम के पीछे कॉन्सेप्ट का होना कितना ज़रूरी है, और ये कितना ज़रूरी है कि हर एक काम के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो। उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। काम और उसके कंसेप्ट के बारे में बात की जाए तो कामों में कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे शुरुआत के कामों में एक मैंने सीरीज़ की थी, वाइब्रेशन सीरीज़। उसमें मैंने कुछ काम किए हैं, जिसमें मैंने लाइंस को यूज़ करके एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के तहत मैंने कुछ काम किए, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक इंसान का जो हर इंसान का जो वाइब्रेशन है वो अलग तरीके से आता है। तो जो मैं फील करता था वो मैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे कामों में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मेरे काम में फिर मैंने नया सीरीज़ शुरू किया, जिसमें कि मैंने कुछ फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर काम किए। उसमें मैंने एक सीरीज़ किया था, स्मोकर मैन सीरीज़। तो देखता था मैं आसपास के लोगों को कि स्मोकिंग, जो लोगों की आदत है स्मोकिंग करने की, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उसमें क्या है कि वो एक डिप्रेशन था कि जो लोगों को वो करने के लिए मजबूर करता था। तो वही मैंने मेरे कामों में वो डिप्रेशन और वो एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद कुछ मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन पे कुछ काम किए, जिसमें मैंने कुछ विस्कोसिटीज वर्क भी किए थे। और उसके बाद मैंने देखा कि अपने आसपास आजू बाजू की चीज़ें जो है वो भी चेंज होने लगी थी, जिसमें कि पेड़ नष्ट होने लगे थे, बिल्डिंग खड़े हो रहे थे वहाँ पे।
तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि मेरे कामों में उसको दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कि मेरे काम में कुछ बिल्डिंग्स आना स्टार्ट हो गया, रोड्स आने स्टार्ट हो गए, और उसके साथ साथ मैंने इंसान को एक गधे के रूप में भी दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कि गधे के रूप में मतलब इंसान को गधा नहीं बनाना था मुझे, मगर वो क्या है कि इंसान की जो टेंडेंसी वो चेंज होने लगी थी, तो वो मैंने उस रूप में दिखाने की कोशिश की थी। तो उसमें क्या है कि गधे का फेस और इंसान का बॉडी, ऐसे मैंने मेरे कामों में कुछ कामों में दिखाया है। जिसमें मतलब इंसान का ऐसा है कि इंसान ड्रीम तो देखता है, मगर ड्रीम ज़रूरत के हिसाब से ना देखते हुए उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। वही मैंने मेरे कामों में दिखाया है। उसमें जैसे कि हर इंसान का सपना होता है कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, पर उससे ज़्यादा लोग सोचने लगे, और वही मैंने मेरे कामों में दिखाने की कोशिश की है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रिंट मेकिंग में एक्सपेरिमेंट्स की कितनी संभावनाएं हैं। प्रिंट और एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो प्रिंट एक खुद ही एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कोलाज और प्रिंट को मिक्स करके कुछ काम कर सकते हैं। हम लोग वाटर कलर्स और गम को यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ केमिकल्स को मिक्स करके भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि साइनोटाइप हो गया। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वो हमारे सामने आ गए हैं। तो वैसे कि आप सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग जो भी आपको पॉसिबल है। जी, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ही नई रास्ता, नई दिशाएं मिलती हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप काम को प्लान करके करते हैं, या कितना ज़रूरी है प्लान करके काम को करना, खासकर प्रिंट मेकिंग के लिए। काम और उसके प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो हर कामों में प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। जिसमें कि पेंटिंग हो या प्रिंट हो, दोनों में प्लानिंग तो होना ही चाहिए। पर ज़्यादातर प्रिंट मेकिंग में प्रिपरेशन ज़्यादा करना होता है, जिसमें कि हमारा ड्राइंग रेडी होना ज़रूरी होता है। हमारा जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका मटेरियल क्वालिटी, उसके हिसाब से हमारा ड्राइंग रेडी होना चाहिए। और उसके बाद होता है कलर स्कीम। कलर स्कीम में हर एक मटेरियल जो होता है, हर एक अलग अलग टेक्निक अलग अलग मटेरियल के साथ यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग वुडकट करते हैं, तो वुडकट में क्या है कि बहुत सारे कलर ले सकते हैं, उसके हिसाब से हमको वैसा ड्राइंग प्रिपेयर करना होता है। वैसे ही एचिंग में करना जाए तो एचिंग में अलग अलग टेक्सचर और लाइंस का ज़्यादा यूज़ होता है, और मिनिमम कलर्स में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हम लोग दे सकते हैं। और रही बात कलर की, तो एचिंग में भी कलर पॉसिबल है, बट विस्कोसिटी जब करते हैं उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि हम लोग ज़्यादा कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वही है कि हर चीज़ हमको प्री प्लान करनी होती है। एक बार होने के बाद उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ये प्रिंट मेकिंग में पॉसिबल नहीं है। बस वही, इसीलिए हमको प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। जी, अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। उन नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस फील्ड में नए हैं। नए स्टूडेंट और आर्ट फील्ड में जो भी नए आया है, उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने कामों में 3 चीज़ों का ख्याल रखिए, जिसमें कि आपके काम का बेस बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, कंसेप्ट होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको आपका काम प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। बस ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिए और अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश भाई, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उम्मीद है नए लोगों को व नए दर्शकों को ये सारी बातचीत बहुत काम आएंगी। मुझे और बहुत सारे लोगों को अपने चैनल के ज़रिए लोगों के सामने प्रेजेंट होने का जो मौका दिया है, उसके लिए गोविंद विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स जिससे हमें पता चलता है कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं व आर्टिस्ट के काम आपको कैसे लगे। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक फिंगर टिप्स पे ये शेयर होता है, तो आप जितने लोगों से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, और लोगों को ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा इस सब चीज़ों से। तो इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।